बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। सलमान अकरम राजा साहब ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदे से, जबकि सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब ने पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आपको डॉक्टर साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने बतौर पीटीआई सेक्रेटरी जनरल और हामिद रजा साहब ने पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। जी, एक बड़ी टूट फूट है और उसमें सलमान अकरम राजा साहब एक इंतहाई मोहतरम वकला बरादरी में भी और वैसे भी सिविल सोसाइटी में उनका एक बड़ा मकाम रहा है और वो जो है ज़ाहिर है तनकीद की जद में आए। पार्टी का इंटरनल मामला हैं तो मैं उसमें अभी तो कुछ भी नहीं कहना चाह रहा। उसकी वजह यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब के भी हवाले से खबरें आ रही हैं। अच्छा, ये जो है ना, अब यहाँ पर ये बात इस वक्त जो हो रही है वो ये कि वकील जो हैं वो नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, पार्टियों के अपने मामला हैं, मैं सिर्फ ब्रॉडर पिक्चर में बात करता हूँ, वो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है सियासी शख्सियत को आगे आना चाहिए। तो अब सियासी शख्सियत आगे आएंगी तो ये वकला जो हैं ये रिलीफ की कोशिशें करते रहे हैं, अदालतों में मुकदमात, खान साहब से मुलाकातें और ये सारे मामला जो भी हुए। तो फिर उसके बाद अगर सियासी शख्सियत सामने आ जाएंगी तो ये जो है ना शख्सियत, अली जफ़र साहब, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा साहब, ये अकेले नहीं बल्कि इनके साथ पूरे चैम्बर्स फिर इनके होते हैं ना, इन्वॉल्व होते हैं। तो वो फिर मुख्तलिफ हवालों से बातचीत करना, अदालती कार्रवाई, वो मुकदमात हैं। तो असद कैसर साहब का मुझे इल्म नहीं कि उन्होंने अभी तक हाँ भरी है कि नहीं। उनकी तरफ से खबर ये भी आ रही है क्योंकि वो जो ट्रैक 2 पे मामला चल रहे थे उसमें असद कैसर साहब भी मौजूद थे। वो पता नहीं अब बानी का ओहदा संभालते हैं कि नहीं, यह हतमी इसकी जो हतमी फैसला जो है वो खान साहब करते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये तहरीक इंसाफ का अलग मामला है। एक बात पे लेकिन मैं सिर्फ कह के और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। आप अचानक ये देखें कि एक बात सामने आ रही है कि तहरीक इंसाफ के वो लोग, वो रहनुमा जो कि मौजूद हैं जेलों में और फिर नाम सामने लिए जा रहे हैं कि जी यास्मीन राशिद साहिबा, ज़ाहिर है उनको एक अरसा हो गया, और फिर उमर चीमा साहब का नाम लिया जा रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब की बात हो रही है और बात हो रही है और भी शख्सियात जेलों में। उमर चीमा साहब मौजूद हैं और भी लोग, काफ़ी शख्सियात हैं, उनके कारकुन भी हैं बहुत सारे। लेकिन एक बात हो रही है कि वो जो है वो जेलों में मौजूद हैं और उनसे किसी ने पूछा नहीं पलट के, वो किसी ने उनका जिक्र भी नहीं किया। ये भी बात हो रही है दरमियान में। अच्छा, अब ये तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो हो रहा है ना, ये तो अभी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है कि जी कल रात को जैसे खबर आई कि बुशरा बीबी जो है वो शायद पता नहीं मिल नहीं रही या कैसी खबरें चली, फिर उसके बाद वो बात सामने हो गई। लेकिन इसमें एक जो बात और सामने आ रही है वो ये है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, और थोड़ी सी बात करके भी निकलते हैं और बहुत ही इशूज़ हैं इस वक्त। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में कुर्बानियाँ देने वाले रहनुमा। अच्छा, अब कुर्बानियाँ देने वाले रहनुमा कौन से हैं भाई? देखें ना, एक तो वो हैं जो कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, पुराने थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग हो गए। एक वो हैं जो अभी बाहर थे और बाहर आपस में मसले मसाइल खड़े हो गए हैं। अभी जो भी है, मैंने कहा ना, वो खुद तय करेंगे अपने जो भी। लेकिन पॉलिटिकल नज़र रखनी ज़रूरी है। तो कौन से ऐसे रहनुमा हो सकते हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया? भाई जो छोड़ के जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली वो तो नहीं हो सकते ना, IPB वाले तो नहीं हो सकते। तो फिर वो शख्सियत कोई ऐसी होगी जो जेलों में होगी। अच्छा, कुछ लोगों ने पिछले दिनों कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, कोई और भी हो सकता है।
ठीक है ना, कोई और शख्सियत भी हो सकती हैं। क्योंकि देखिए मैं तो सिर्फ बयानात सुन के ना फिर उनको वो करता हूँ, क्या कहना चाहिए, डिसैफर करता हूँ बयानात सुन के। तो ये जो बयान आ रहा है ना सामने के तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में वो रहनुमा होंगे जिन कुर्बानियाँ देने वाले, अब कुर्बानियाँ देने वाले वो तो नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो कुर्बानियाँ देने वाले रहनुमा कौन से हो सकते हैं? कुर्बानियाँ देने वाले रहनुमा तो वही हो सकते हैं जो कि, अच्छा एक वो कुर्बानियाँ देने वाले हैं जो खान साहब के साथ खड़े रहे, एक वो हैं जो कि जेलों में हैं और वो जिनका जिक्र अचानक होना शुरू हो गया कि उनको नज़रअंदाज किया गया, तो वो जो है उधर से वो उसके ऊपर जो है वो जो है वहाँ से कोई शख्सियत हो सकती है। अब वो कौन है मैं नहीं जानता। पहले एक दफ़ा शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम आ गया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई और भी हो सकता है, वल्लाहु आलम। लेकिन ये दरमियान में कुटर पुटर चल रही है। इसी दौरान जो है वो हुकूमत सोच रही है कि गवर्नर, थोड़ी सी बात करके भी निकलते हैं, फिर आगे जब ये आगे जब सिस्टम अपनी शक्ल लेगा आदमी तो फिर उसे बात करें। वो सोच रहे हैं कि हम गवर्नर राज लगाएं, ठीक है, और वो गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं इस वक्त, और उनके पास वजूहात हैं। वो उन्होंने पूरी एक फहरिस्त तैयार की हुई है कि भाई इसमें चरपसंदी हुई, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, और यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो मुकदमात भी हैं, वो पूरा एक चार्जशीट तैयार है। फिर वो देख भी रहे हैं कि अंदर इनके लड़ाई हो रही है, इस वक्त बड़ी शदीद लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो वो गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं। अच्छा, इसीलिए वो केपी ने आज अपना इजलास तलब की है रात को, शायद केपी असेंबली का इजलास होता है, नहीं मुलतवी होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन यह है कि जो मैं कल भी मैंने बात की थी कि यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे रहनुमाओं को करके, अब जो कोर कमेटी का इजलास और ज़राए और ये सारा एक यहाँ पे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में या किसी जगह पर एक नेशनल प्रेस क्लब में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और एक अपना सब इकट्ठे होकर बात करते और एक मैसेज। लेकिन सब चूँकि तितर बितर हैं तो इसलिए वो कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। लेकिन इन लोगों ने बहरहाल जो आएंगे उनको भी सियासी हैं, तो हम तो सियासी जो भी रहनुमा होते हैं वो भी शायद ज़्यादा अरसे ना टिक पाए। इन्होंने शुएब शाहीन और ये जो सारी टीम थी, मेरे ख्याल से ये पता नहीं मुझे रहेंगे अपनी जगह पे, क्या होता है, बहरहाल जो भी हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये शायद इनमें से कुछ हट जाएँ, कुछ है, क्योंकि अंदर बहुत जो है ना वो मसले मसाइल हैं। और उसके बाद ये होगा कि एक वो ग्रुप, ये जो बात हो रही है ना, अच्छा इसमें खान साहब से मुलाकातें बंद हो गई हैं। उनकी आज जो अमचीरा हैं उनकी तरफ से बात की गई है। फैसल चौधरी साहब ने कोशिश की खान साहब से मुलाकात की, खान साहब से मुलाकात की, नहीं मिली। अब ज़रा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे खान साहब के लिए, क्योंकि ये वकला का और एक पूरा सिस्टम था, जो सिस्टम जो है वो इसमें अलग हो गया जो था सारा। अब वो अपनी वजूहात भी नहीं बयान, वो था शायद निकलना है उन्होंने, यहाँ जो लोग थे वो इंतज़ार करते रह गए पंजाब से पहुँचे नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो एक तरफ आराम हुआ। साथ ही जो है वो हमारे मतीउल्लाह जान साहब और शाकिर रेवान साहब, उनका तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब जो है वो हमारे साथ तो कोई मतलब 18-20 साल से तुम देख रहे हैं। ये हमें नहीं पता था कि वो आइस भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ना कभी हमने सुना, ना कभी देखा, ना कभी ये बात सुनी। और आइस का तो जिक्र मैं कई दफ़ा मैंने इसमें किया है कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूलों कॉलेजों में यहाँ पे आइस को ख़त्म करें, लेकिन मुझे मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर ये डाल दिया जाएगा केस। तो बड़ा का एक अजब सा केस है, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा स्टैंड नहीं कर पाएगा। मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो उन्होंने तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी मतलब इंतहाई अलर्ट और इंतहाई कई सालों से उनको देख रहे। बहरहाल केस जो अदालत में मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो है तो, लेकिन ये तो सारा हो गया, यहाँ रुक जाते हैं मेरे ख्याल से लोकल पॉलिटिक्स में करके कोई बड़े हालात हैं। एक वज़ीर की सीट जो है वो दाव पे लगी हुई है। एक वफाकी वज़ीर जो है वो शायद आने वाले दिनों में इस मैं लफ्ज़ सैक इस्तेमाल कर रहा हूँ, खबर आएगी कि वो तबीयत ख़राब हो गई, मैं लफ्ज़ सैक इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद सैक कर दिया जाए उनको। अच्छा 12 और अल्टीमेट सिस्टम जब जाएगा तो जाता हुआ नज़र आएगा। ज़रूर क्यास में ये जो होती है ना क्याटिक सूरत हाल होती है ना, इसमें क्यास है। मतलब
दाएं बाएं आगे पीछे आपको जो है वो 28 जून 1914 को जैसे वो फ्रेडरिक जो है यानी ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर होती थी उस वक्त, तो उसके जानशीन या वली अहद, तो उनको जो है वो सर्बिया के अंदर वो जो है वो मतलब बोस्निया में सर्बिया के नेशनलिस्ट ने कत्ल कर दिया 28 जून। ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने जो है वो थ्रेट किया कि भाई ये जो है ये कैसे हुआ है और क्या सारा मामला पहले से चल रहे थे। और फिर उसके बाद चेन रिएक्शन शुरू हो गया। उन्होंने सर्बिया को धमकी दी, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने, सर्बिया ने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने जो है वो सर्बिया पे 28 जुलाई को जंग छेड़ दी। चेन रिएक्शन चल पड़ा, लेकिन ये पहले से चल रहा था, पहले से चल रहा था, ठीक है। उन्होंने सर्बिया पे जंग छेड़ दी और रूस जो है वो सर्बिया की हमायत के लिए आ गया। उन्होंने कहा हम तो सर्बिया के साथ हैं। और फिर दरमियान में जो है वो जर्मनी ने, जब वो रशिया सर्बिया की हमायत के लिए आया तो जर्मनी जो है वो रशिया के ऊपर पड़ गया। और साथ ही जो जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर जंग छेड़ दी। और फ्रांस पे जंग छेड़ दी तो दरमियान में जो है वो बेल्जियम न्यूट्रल था, उसको भी खींच लिया बीच में, फिर बरतानिया बीच में कूद गया। तो वो एक चेन रिएक्शन में वो पता चला पूरी आलमी जंग चल गई। लेकिन वो आलमी जंग उस दिन ही शुरू हुई थी, वो उससे पहले से मुख्तलिफ मामलात कशीदगी और यानी 10-20 साल पहले से, और फिर सारी दुनिया कूद गई, आलमी जंग शुरू हो गई। चेन रिएक्शन क्या, तो एक मर्डर से शुरू हुआ और वो फैलता चला गया, फैलता चला। अब इसमें यह है कि ये जो तो मुल्कों के अंदर क्योटिक सिचुएशन हो जाती है, उस वक्त एक क्योस होता है। अच्छा, उसमें जो रियासतें, मैंने आपसे बात की ना कि हर जंग के बाद एक नक्शा तब्दील होता है, तारीख में नक्शे तब्दील हो जाते हैं। यानी पहली और दूसरी जंग अजीम में इतना थक चुका था बरतानिया, इतना थक चुका था, इतना कि वो उसके बाद अपनी ग्रिप नहीं रख सका। यानी यहाँ पे जो तहरीक आज़ादी चल रही थी पाको हिंद में, तो उसकी में वो टिक नहीं सका और यहाँ से वो बोरिया बिस्तर बांध के उसको निकलना पड़ा। कई कॉलोनीज यूरोप तो फिर फ्रांस निकला, फिर वो अगर आप 50-60 की दिहाइयाँ देखें तो 70 तकरीबन, ये 70 की शुरू में सारी खलीजी रियासतें आज़ाद हुई हैं ना, ये 60 के आखिरी। तो कई मुल्क जो हैं वो फिर, अच्छा उनकी यानी ये सारी जो खलीजी रियासतें हैं या अरब ममालिक हैं, या तो ये तो सारे फिर ऑटोमन एम्पायर टूटी तो ये बने, फिर वो एक चेन रिएक्शन, नक्शे चेंज हो गए। पहली जंग अजीम के बाद ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर गिर गई, ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गई, जर्मनी जो था वो अपनी जगह लगा रहा, इसराइल ने जन्म ले लिया। मतलब आप देखें ना, जंगों के बाद नक्शे चेंज होते हैं। और आप ये देखें कि दूसरी जंग अजीम फिर वही नक्शे चेंज हो रहे हैं। जापान की, इतना बड़ा जापान जो तो इंपीरियल जापान, न्यूक्लियर वेपन्स गिर गए, तबाह हो गया। जर्मनी डिवाइड हो, तो मुल्क अपने आप को संभालते हैं कैओस के अंदर। और ये जो जंग है इस वक्त, इसमें आप देखें कि यूक्रेन के बॉर्डर्स और आगे पीछे, और ये गज़ा का मामला कहाँ जाके ख़त्म होगा हम नहीं जानते। क्या ये मामला आगे जाएगा, किस रुख पे जाएगा? यूरोप के अंदर एक बेचैनी है। लेबनान और इसराइल के दरमियान जो जंगबंदी का माहिदा है वो अमलन नहीं है। वो 24 घंटे के अंदर ही वो जो माहिदा साइन हुआ था या तय हुआ था, जो भी था, उसका ऐलान हुआ था, 24 घंटों के अंदर अंदर वो इसराइल ने हिजबुल्लाह के लेबनान में मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए हैं। और हिजबुल्लाह का कहना ये है कि इन्होंने किए, इसराइल तो दोनों की तरफ से भरपूर जो है वो, मतलब जंगबंदी का वो एक बड़ा फ्रेजाइल सा पहले ही था माहिदा, लेकिन वो अमलन अब टूट चुका है। मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में मज़ीद टूट जाएगा। और वो इसलिए अपनी जगह नहीं टिक पाएगा क्योंकि असल जो मामला है वो ये है कि गज़ा का मामला, अमेरिकन्स का और कई वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये ख्याल है कि इस वक्त चूँकि याह्या सिनवार भी नहीं है और वहाँ पर हमास की क़यादत भी नहीं है,
और अरब ममालिक जो हैं वो भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कोशिशें कर करके कि किसी तरह ये सीज़ फायर हो जाए। और जो है उधर हिजबुल्लाह सबसे बड़ी मजबूत, जिसने सैयद हसन नसरुल्लाह सबसे बड़े अलाइद तो वही थे ना जो साथ खड़े हुए थे गज़ा के साथ और हमास के साथ, तो उन वहाँ इतना नुकसान हुआ है और इतनी शहादतें हुई हैं कि वो उसके नतीजे में अब बड़ा आसान होगा कि जो भी शराइत हैं वो हमास पे आयद कर दी जाएँ और एक मुआहदा यहाँ पर करके और जैसे तैसे करके मामला। लेकिन ये मामला इस तरह हल नहीं होने जा रहा, ये मैं आपको बताऊँ, इस तरह हल नहीं होगा। ये उसकी वजह ये है कि इनकी जो जो इजरायली डिफेंस है या इंटेलिजेंस है, उनकी कैलकुलेशन है कि 2450 या 2460 जो हैं वो फाइटर्स या जो रहनुमा या जो उनके हिजबुल्लाह के, वो अपनी जानों से गए। उनकी जो तादाद है वो है, अगर वेस्टर्न एजेंसीज की रिपोर्ट्स को देखा जाए तो इनका ख्याल ये है कि वहाँ पर 50 से 60 हज़ार लोग हैं और 60 हज़ार हिजबुल्लाह के लोगों में से 2500 जो है वो अपनी जानों से गए हैं। लेकिन अगर आप पता करें कि ये असल में कितने हो सकते हैं जो वहाँ पे गए हैं और जिन लोगों ने भी वहाँ जाके देखा है, खुद हिजबुल्लाह को अंदर से समझते हैं थोड़ा बहुत, ये तादाद कम से कम 1 लाख से तो कम नहीं है, 1 लाख और 1.5 लाख के दरमियान है। तो इस कंडीशन में आप ये कंडीशन रखें कि हिजबुल्लाह अपने हथियार छोड़ देगी और वो इसराइल उन पर बॉम्बिंग करता रहेगा और फिर वो छोड़ देंगे और कहेंगे अच्छा जी आप आ जाएं और तशरीफ़ लाएं और ये आगे जाके आप ग्रेटर इसराइल बनाते हैं, बड़ा खूबसूरत सा, और ये सारा नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो है ना, ये मुआहदा थोड़े ही देर में, आज उधर से भी गोलाबारी हुई, उधर से भी गोलाबारी हुई है और बाइडेन इंतज़ामिया अब वो कहते हैं ना टू लेट, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमास की क़यादत, लेकिन वो नेतन्याहू नहीं कर पाएंगे क्योंकि याहिया सिनवर जो हैं, ये देखें लीडरशिप जब चली जाती है ना, लीडरशिप ख़त्म हो तो फिर वो एक नई शक्ल में चीज़ सामने आती है। अब याहिया सिनवर जो है जाने से पहले कह के चले गए, लिख के दे गए कि मेरे बाद अगर ये होता है तो ऐसे करना है, ये होता है तो ऐसे करना है, ये फ़लस्तीनी कैदी छुड़वाने हैं, ये करना ही होगा। जो भी नई क़यादत आएगी तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो याहिया सिनवर ने जो मरने से पहले लिखा, शहीद होने से पहले, तो उससे हट के कोई फ़ैसला करें। तो एमॉस हुस्टन भी मौजूद हैं और जैक सुलिवन भी उम्मीद कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू इंतज़ार कर रहे हैं मौसूफ के 20 तारीख को ट्रंप आ जाए। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि सारे के सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रंप आ जाए, ट्रंप के आने के बाद ये मामला ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, लेकिन ये इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल सूरत हाल है। ये ट्रंप कुछ भी कर सकता है, ट्रंप जो है वो कुछ भी। और आसपास जो लोग मौजूद हैं वो भी मैंने पहले भी कहा था ना कि वो किस तरह जेल इन होते हैं, किस तरह टीम बनती है, किस तरह से मामलात होते हैं। मतलब मैक्सिको, मिसाल के तौर मैक्सिको के ऊपर टैरिफ डालें तो मैक्सिको चाइना के और करीब आ गया है। मैक्सिको ने चाइना से कॉन्टेक्ट किया है कि भाई आपकी कंपनीज यहाँ पर आके आप इन्वेस्टमेंट करें और ये और वो सारा। देखें, ये उस दिन में मैंने बात की थी, लैटिन अमेरिका जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे चाइना के साथ कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका के अलाई हैं भी, नहीं भी हैं, आगे जाके सऊदी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिलिपीन का रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन मुल्कों का रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के साथ, क्योंकि ये अगर लार्जर पिक्चर में चाइना विज़ावी अमेरिका है तो फिर साउथ चाइना सी उसका एक बहुत बड़ा पैसिफिक में ही होना है ना फिर सारा। लेकिन ये कि वो उधर उनके साथ जाके लैटिन अमेरिका में चाइना बैठा हुआ है। एनीवे, तो एक तो ये है कि मशरिक़ वस्ता में ये मामला नहीं आगे बढ़ता मुझे नज़र नहीं आ रहा और शायद ये जंग मज़ीद ख़राब हो जाए, मज़ीद दोबारा ये एक बड़ी जंग की शक्ल अख्तियार कर ले इस फ्रंट पे। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो ये है कि बशारुल असद, उनके ख़िलाफ़ दोबारा जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स ने जो है वो हमले शुरू कर दिए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में दोबारा शाम के अंदर जो है वो बदअमनी शुरू हो गई है। शाम जो है वो काफ़ी
काफ़ी सालों से शाम, ये अरब, जब से अरब स्प्रिंग और ये सारा फसाद शुरू हुआ था तो शाम के अंदर खाना जंगी शुरू हो गई थी, फिर ग्रुप्स बन गए थे, फिर मुख्तलिफ दाएँ बाएँ, कोई किसी इस्लामी मुल्क सपोर्ट किसी को कर रहा था, क्या कर रहा था। अब वो जो है वो बशारुल असद के ख़िलाफ़ जो है वो हलब के इलाके में जो है वो दोबारा आज काफ़ी बड़े इलाके पे कब्ज़ा भी हुआ है और कैजुअल्टी शुरू हो गई हैं, तो शाम के अंदर भी एक तरह से खाना जंगी शुरू हो गई है। अच्छा, वो जो मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें हैं, ये वो क़ुव्वतें हैं जिनको माजी में तो मुख्तलिफ़ ममालिक सपोर्ट करते रहे, अब नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद वो इतना उनके पास इख्तियार हैं कि वो बशारुल असद के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। तो दूसरा मुल्क जो डिस्टेबलाइज हुआ है फ़ौरी तौर पे लेबनान के बाद वो सीरिया दोबारा डिस्टेबलाइज हो रहा है। अच्छा, ये पूरी कोशिश है इसमें टर्की की, क्योंकि ये सीरिया से ही PKK ऑपरेट करती रही है ना, तो पूरी टर्की की पूरी कोशिश है कि वो इसमें, क्योंकि वो इसमें नहीं है, वो तो बात बड़ी अच्छी, इनकी बड़ी अच्छी बात हो रही थी ना, रशिया और ये टर्की और ये सब कुछ, ये मिडिल ईस्ट में तो सब मुल्क आ गए थे सीरिया में एक दौर में, लेकिन वो खुद, वो जो ग्रुप्स हैं वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो खुद ऑटो पे उन्होंने जो है बशारुल असद की सीरिया को डिस्टेबलाइज करना शुरू कर दिया। और एक तासुर यहाँ पर ये उभर रहा है कि क्या वो जो ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स, जो भी ग्रुप्स हैं जो बशारुल असद को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, क्या उनका ताल्लुक है इसराइल से? ठीक है, क्योंकि ये ज़हन में रखें कि यहाँ से इसराइल से सबसे ज़्यादा सपोर्ट हो रही, यहाँ से सीरिया से सपोर्ट हो रही थी हिजबुल्लाह को, और यहाँ पे रशिया मौजूद था, तो ये अब डिस्टेबलाइज हो रहा है सीरिया। दूसरी बात ये है बड़ी इंपॉर्टेंट। तीसरी जो बात है वो ये है कि जो CSTO का जो इजलास, जो मैंने कल भी जिक्र किया था कि पुतिन जो है वो आस्ताना पहुँचे हैं, काज़ाकिस्तान पहुँचे हैं। काज़ाकिस्तान बहुत बड़ा, दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से काज़ाकिस्तान, और ये काज़ाकिस्तान और ये सारे मुल्क जो हैं ये बड़े तारीख़ में बड़ी इनकी अहमियत है। यहाँ से वो सारे मंगोल और चंगेज़ ख़ान और यहाँ पे टर्की कबाइल्स और ये सारे, तो बहरहाल वहाँ पे आस्ताना में जो है वो CSTO का जो इजलास हुआ है, तो CSTO के उस इजलास में जो प्रेसिडेंट पुतिन ने जो अपनी गुफ्तगू की है, तो उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि जो मुख्तलिफ़ टारगेट्स हैं उनको हम हिट करेंगे आने वाले दिनों में, और उनका जो नया मिसाइल है ओरिशनिक, वो कह रहे ओरिशनिक जो है वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं बल्कि इंटरमीडिएट रेंज जो मिसाइल है, तो वो जो जदीद मिसाइल है, और जो अभी जब अमेरिका ने और बरतानिया ने अपने मिसाइल इस्तेमाल किए हैं तो जवाब में इन्होंने हिट किया है प्रेसिडेंट पुतिन ने। वो कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा एक ही वक्त में हिट हों तो वो तकरीबन न्यूक्लियर है, वो उतने ही तबाही करते हैं जितनी न्यूक्लियर तबाही करता है, और इसमें हाइपरसोनिक भी है, और फिर उसके बाद इसकी जो ये जो नया मिसाइल है इसको ऑपरेट करने का भी पूरा एक ख़ास कि जी ये, अच्छा ये जो लफ्ज़ है ना ओरिशनिक, इसका मतलब है वो हेज़लनट ट्री, दरख्त हेज़लनट जो फल या मेवा जो होता है, हेज़लनट के जो दरख्त के ऊपर जो फल लगे, उसकी वजह यह है कि ये जब जाता है ऊपर, तो ऊपर जाने के बाद इसकी जो फ़िज़ा में जाने के बाद इसका ऑपरेटिव तरीका इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बिल्कुल इसकी जो बस है MIRW, अगर हम दिखा सकें, इसकी जो बस है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अब ये जो इसकी MIRV बस है, ये इस तरह से ये घूमती है, ये बड़ा इन्होंने बड़ी अजीब टेक्नोलॉजी है ये घूमती है हवा में जाके, इसमें 6 वॉरहेड्स हैं, घूमते हैं और इस तरह से घूमते हैं कि टारगेट्स को अलग अलग हिट करते हैं। यानी ये 6 टारगेट्स को इसकी जो बस वो घूमी है, यानी उसने पहले उसका एक हिस्सा अलग हो गया मिसाइल उसका सिस्टम का, फिर दूसरा हिस्सा फ़ज़ा में अलग हुआ, फिर ये जब गिरे हैं तो इस तरह से गिरे हैं कि 6 टारगेट्स को एक ही वक्त में उन्होंने वो ऐसे उसने घूमी है, इनकी जो उसका जो एक सिस्टम है पूरा वो घूमा है। ये जो सिस्टम है इसका MIRV बस,
ये घूम रही है, अब देखें घूमते घूमते ये मुख्तलिफ जगहों पे गिराती जा रही है। यानी इसने हिट की, इसने अगर इसमें आप 6 वॉरहेड लॉक कर दें या इसमें 8 कर दें, जो भी कैपेसिटी है, तो वो एक ख़ास अंदाज में घूमते हुए वो एक एक जगह पे एक ही मिसाइल जो है वो वॉरहेड गिराता चला जाएगा, जैसे दरख्त से फल गिरते हैं। यानी ये एक साथ एक जगह फायर नहीं होंगे, होने को हो भी सकते हैं, लेकिन ये घूमेगी। ये MIRV बस का इसको नाम है, ये घूमेगी और फिर घूमते घूमते इसमें से जितने मिसाइल निकलेंगे वो अलग अलग टारगेट पे जहां लॉक होंगे एक ही मिसाइल से वो हिट करेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक वेपन है जो रशिया ने यूज़ किया है। और रशिया इसको उन्होंने कहा है कि भाई ये जो है ना, ये अगर एक ही मिसाइल से बहुत सारी जगह हिट हों, देख कमाल की बात है। अच्छा, वो कह रहे हैं, अमेरिकन कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो एरो 3 भी इसको रोक सकता है, लेकिन एक परेशानी की बात है कि भाई ये क्या चीज़ इन्होंने इस्तेमाल की है। ये तो बिल्कुल जैसे एक होता ना, एक मिसाइल से स्प्रे कर दिया आपने, मतलब कई उसमें से हिट हो गए इलाके, और वो लॉक हैं कई, वो एक उधर है, एक बहुत दूर है, एक इधर है। वो ऊपर जब स्पेस में जाके री एंटर हो रही है तो वो घूमती जा रही है पूरी, बस घूमते घूमते उसने 6-7 एक ही वक्त में फायर किए और फिर वो उसके बाद जो है वो। अच्छा, तो अब ये है कि वो अब पता चला इधर भी अलर्ट हो रहा है, उधर भी अलर्ट हो रहा है, इधर भी है, किधर जाएगा वो, देखे ना वो ड्राइवर, वो एक उधर गया, एक उधर गया, एक एनीवे। तो ये जो है ये प्यूटिन ने आज बात की है, प्रेसिडेंट प्यूटिन ने CSTO के इजलास में, कि ये इसको तकरीबन न्यूक्लियर समझा जाए, और ये कि हम जो हैं वो अगर मैं तास को कोट करूं तो उन्होंने एग्जैक्टली कहा है कि रशिया आर नॉट गोइंग टू लीव स्ट्राइक्स डीप इनसाइड कंट्री अनआंसर्ड। ठीक है, इसको अनआंसर्ड हम इसका भरपूर जवाब देंगे। और दूसरी बात जो जनरल फ्रॉस्ट की आमद है, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि टेम्परेचर जब गिरता है तो CNN का कहना ये है, फोर्थ CNN को कोट कर देते हैं कि 500,000 होम्स जो हैं वहाँ पे भरपूर स्ट्राइक्स हुई हैं पिछले 24 घंटों में, तो एनर्जी फैसिलिटीज़ उड़ गई हैं। ठीक है, अच्छा ये CNN कह रहा है, लेकिन जो दूसरी जगह जो है वो बात ही हो रही है कि जो है वो इससे कहीं ज़्यादा इलाका जो है वो ठंडा भी हो गया है, तारीख भी हो गया है। यूक्रेन नज़रों में है, यूक्रेन से रिपोर्टिंग हो रही है, यूक्रेन लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं और दुनिया देख रही है। गज़ा में क्या हुआ है और क्या हो रहा है इस वक्त, अब दुनिया की तवज्जो गज़ा से हट गई है और वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है। क्या बना, पोलियो फैल गया था, बीमारियाँ फैल गई थी, बच्चों पे बॉम्बिंग हो रही थी, क्या हुआ था, वो बिल्कुल आप समझें कि एक अंधेरे में, एक बिल्कुल अंधेरे में चला गया है। जैसे कहते हैं ग्रहण सा लगा हुआ है, तो गज़ा में क्या हो रहा है इस वक्त किसी को नहीं पता। पहले बच्चों की कोई तस्वीरें थी, कोई मीडिया था, कोई ये पुरानी तस्वीरें हम तारी दिखा रहे हैं, इसको कोई नई तस्वीर नहीं, ये सब पुरानी तस्वीर है। ना यूनाइटेड नेशंस वहाँ पे है, ना कोई फ़ौज वहाँ है, ना कोई डॉक्टर्स वहाँ पे है, ना कोई मीडिया वहाँ पे, तो वहाँ क्या हो रहा है इसको कोई नहीं जानता। और तीसरी जो बात है इसमें वो अहम ये है कि जो जर्मन इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने ये कहा है कि किसी भी मुल्क पे, अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग उन्होंने बात किया जो मैं 2 मिनट लेके इसको, उन्होंने कहा है कि किसी भी, देखें जंगों की किस्में हैं, अब जंगें जो हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि अटैक किया जाए, हाइब्रिड या ग्रे जोन या जो भी उसको नाम दें आप, उसमें जंगों की मुल्कों की मईशत को हिट करना, साइबर, उसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, जिसको पहले एक ज़माने में प्रोपेगेंडा कहते थे, अब वो ज़ाहिर है एक पूरी जंग है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जंग का हिस्सा है, और जंग है कि आप सामने क्या सही खबर, गलत खबर, आगे पीछे किस तरह से उसको मिक्स एंड मैच करते हैं, तो ये पूरा वॉरफेयर का तरीका है। ये दूसरी जगह में भी था, अब तो ये इसमें टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इसमें तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर अटैक्स, और फिर उसमें मईशत, किसी मुल्क की तबाह करना, फिर किसी मुल्क के अंदर, ये तो पुराने भी थे लेकिन स्पेस के अंदर, फिर बाकी और बहुत सारे मामला। तो उन्होंने आज बड़ी, जर्मन इंटेलिजेंस के जो चीफ हैं उन्होंने बड़ी आज एक इम्पॉर्टेंट बात की है। उन्होंने ये कहा है कि राइटर्स को मैं कोट करूँ कि बयान बहुत डीप बयान है, बहुत गहरा बयान है। वो ये कह रहे हैं कि रशियन एक्ट्स ऑफ सबोटाज, अटैक नहीं, सबोटाज,
सैबोटाज जो है वो उसका मतलब है ग्रे जोन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, साइबर अटैक्स, ठीक है ना, मईशत को तबाह करना, ये जो फैसिलिटीज़ हैं इसको तबाह करना, बाकी और सारे। वो कह रहे हैं कि ये जो एक्ट्स ऑफ सैबोटाज हैं ये भी नेटो के आर्टिकल 5 को रिवोक कर। नेटो का आर्टिकल 5 ये कि एक मुल्क पे अटैक दूसरे मुल्क पे अटैक होगा, एक नेटो का जो मुल्क है उस पर अटैक को सारे मुल्कों पे अटैक समझा जाएगा। ये वो आर्टिकल 5 है जो कि 9/11 के बाद रिवोक हुआ था। इराक पे अटैक में यूनाइटेड नेशंस नेटो नहीं था, ये ध्यान में रखें। इराक पे अटैक जब हुआ है सद्दाम हुसैन वाला, नेटो फोर्सेस उसमें नहीं थी, ठीक है। तभी वो रम्सफील्ड ने कहा था ओल्ड यूरोप, न्यू यूरोप, ये वो सारी बात। लेकिन जो 9/11 था उसमें आर्टिकल 5 रिवोक हुआ था। इसके लिए तो फिर वो बनाई थी ना, वो उसमें केमिकल हैं और हथियार हैं और ये हैं और वो हैं सारे, वो जो कॉलिन पाल की मशहूर ज़माना के जी केमिकल वो बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। तो कुछ मुल्क आ गए थे, कुछ मुल्क नहीं आए थे। लेकिन जो कि सद्दाम हुसैन का कोई डायरेक्ट अटैक नहीं था किसी मुल्क पे, तो आर्टिकल 5 रिवोक। अब यहाँ पर ये जो बात हुई है कि जी क्या आर्टिकल 5 सैबोटाज भी जो कि जंग की किस्म है, हाइब्रिड अटैक्स भी जंग की किस्म है, साइबर अटैक्स भी जंग की किस्म है, तो क्या इसमें जंग की इस किस्म में आर्टिकल 5 रिवोक नहीं होना चाहिए? तो ये एक बड़ी ऐसी सूरत हाल है जो कि एक नई बात सामने आई है कि एग्जैक्टली कि काइनेटिक से अटैक्स हमलों से हट के अगर दूसरे किस्म के हमले हो रहे हो तो क्या वहाँ आर्टिकल 5 तो नेटो ने कहा है कि जर्मन इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि वो हमें रिवोक कर देना चाहिए अगेंस्ट रशिया। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पीटीआई चेयरमैन नामजद करने के हवाले से जो खबरें चल रही थी, असद कैसर साहब की जानिब से भी इस बयान की तरदीद कर दी है। देखिए अल्टीमेटली क्या होता है पार्टी में, क्या सूरत अल्टीमेटली होती है। मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊँ, देखिए ना, ये 32 मुल्क हो गए थे पहली जंग अजीम में। अब ये पहली जंग अजीम का आज से क्या ताल्लुक है, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? 32 मुल्क हो गए, मतलब बोस्नियन सर्ब ने ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के वलीअहद को मार दिया, ठीक है। सर्बिया को धमकी लगाई, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने अटैक कर दिया और रशिया मदद को आ गया सर्बिया की, स्टार्ट हो गया, मुल्क सकिन होते चले गए। लेकिन इसमें जो आखिर में क्या हुआ कि ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ख़त्म हो गई, ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गई, सल्तनत उस्मानिया, बरतानिया कमज़ोर हुआ। उस वक्त फतह थी मगर ग्रेजुअली कमज़ोर हो रहा था, अमेरिका कहीं से निकल रहा था, उभर रहा था। और उसके बाद जो है वो रशिया की बहुत बड़ा इलाका, रशिया का, हालांकि वो वैसे जीत गया लेकिन रशिया का बहुत बड़ा इलाका निकल गया। कई मुल्क आज़ाद हो गए, बहुत सारे मुल्क आज़ाद हुए ना पहली जंग अजीम में। आप देखें ऑटोमन एम्पायर टूटी है तो कितने सारे मुल्क उसमें से बने हैं। ऑटोमन एम्पायर से, सल्तनत उस्मानिया से बहुत सारे मुल्क बने। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि कुछ अरब तो ऐसे थे ना जो कि ऑटोमन सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ लड़े, और वो फिर ज़ाहिर है कि ब्रिटेन की फ़ौज के साथ वो लड़े, लॉरेंस ऑफ अरेबिया और सऊदी अरेबिया आज़ाद, बाकी मुल्क आज़ाद हुए। लेकिन एक इलाका ऐसा था, ये सारे जो हैं ये ऑटोमन्स के ख़िलाफ़ लड़े मिलके ब्रिटिश फोर्सेस के साथ या फ्रांस के साथ, और बाद में तकसीम हो गया मैंडेट। लेकिन एक इलाका ऐसा था जो फ़लस्तीन, जो सल्तनत उस्मानिया के रूल के तो ख़िलाफ़ था, लेकिन ना वो बरतानिया के साथ लड़ा मिलके सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़, और ना वो अरब जो हैं वो फ्रांस के साथ मिलके लड़े सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़। और वो अरब थे जो कि फ़लस्तीन में थे, पहले फ़लस्तीन में मौजूद, फ़लस्तीन आज़ाद हुआ ना, फिर उसके अंदर इसराइल बना। तो जो फ़लस्तीन था, वो फ़लस्तीन के जो लोग थे वो बरतानिया के अगेंस्ट थे, यानी वो बरतानवी मैंडेट और ये सारा भी कुछ जो, तो यानी उन्होंने कहा ना सल्तनत उस्मानिया चली गई ना तो वहाँ पे ब्रिटिश आ गए। लेकिन ब्रिटिश वो सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ ब्रिटिश जब आए हैं तो उनके साथ नहीं थे, वो उन्होंने खुशामदीद नहीं कहा। वो जो दौर है ना, वो दौर आज की तारीख़ में भी आपको नज़र आता है कि
कौन से ममालिक ऐसे हैं जिनके और फ़लस्तीन के दरमियान एक फ्रिक्शन कुदरती मौजूद है? यानी अब समझिए, यानी फ़लस्तीन जो है, जो फ़लस्तीन में मौजूद अरब और बाकी जो अरब हैं सारे, उनमें फ़र्क रहा ना, क्योंकि उन्होंने ऑटोमन्स से वो, अच्छा आखिर में उनको भी, उनके साथ भी अजीब सा हो गया मामला। भाई शरीफ मक्का के साथ भी अजीब हो गया ना मामला कि भाई आपको पूरे आलम इस्लाम दे, वो तो ऐसा तो नहीं हुआ। और वो भी जलावतनी में उनका सारे उनके जो मामलात हुए और फिर टुकड़े हो गए बहुत सारे, ट्रांस जॉर्डन और ये और वो सारा फिर तो। लेकिन मेरा नुक्ता ये है सारा कि जो फ़लस्तीन में मौजूद जो फ़लस्तीनी अरब थे वो ऑटोमन से नाराज़ तो थे, मगर वो इनके साथ लड़े नहीं मिलके, बल्कि वो इनके खिलाफ नबका वगैरह बाद में जब ये इसराइल को बनाने का ऐलान हुआ सारा, तो वहाँ पर एक ऑलरेडी एक प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी। तो आप ये देखें कि वो उससे पहले ऑटोमन्स के साथ और फिर बरतानिया और फिर इसराइल और फिर, तो एक वो जो एक हिस्ट्री होती है ना कि जी लोग आप कहते हैं कि जी ये क्या वजह है कि कुछ मुल्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन के साथ हैं, कुछ मुल्क शायद नहीं है फ़लस्तीन के साथ। उसमें ये हिस्ट्री जहन में रखना ज़रूरी है कि फ़लस्तीन के लोग जो हैं वो बरतानवी फ़ौज के साथ नहीं लड़े थे अगेंस्ट सल्तनत उस्मानिया पहली जंग अज़ीम में, और पहली और उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम के आखिर तक इसराइल बना ना। पहले तो हो गया था स्काई पीकॉट और सारे मुआहदे वायदे हो गए थे बल्फोर वल्फोर, लेकिन ये है कि वो यानी सल्तनत उस्मानिया से नाराज़ ज़रूर थे कि हमारी सरजमीन पे, लेकिन वो लड़े नहीं थे उनके साथ। तो जिसकी, लेकिन बाकी चूँकि साथ लड़े थे तो एक तरह से वो जो एग्रीमेंट्स, वो पुराने एग्रीमेंट चलते वो कहीं ना कहीं अपना असर दिखाते हैं। एनीवे, अब ये जो है, तो ये हिस्ट्री जो है ना वो थोड़ी सी जहन में, तो आपको पता चलता है कि अच्छा यार ये वो पुराना चूँकि एक सिलसिला चला आ रहा है ना, तो वो उसकी वजह से। अच्छा, अब ये है कि वो इसमें जो ये जो बात इन्होंने की है ना कि ये नेटो, देखें जंग के बहुत सारे तरीके हैं ना, जंग के तो बहुत, नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो आर्टिकल 5, लेकिन वो सी उधर वहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स जो ग्राउंड पे हो रही हैं, एक तो यह है कि नेटो वैसे ही अब इस वक्त अजीब सूरत हाल का शिकार हो गई ना कि यूक्रेन को आने नहीं दिया, हथियार दे दिए वो और मुल्क, मैं बताऊँ यूरोप जो है, यूरोप की एक अपनी हिस्ट्री है ना, यूरोप की पुरानी एक हिस्ट्री है, वो अलग अलग हिस्ट्री है, कभी जर्मन, कभी रोमन, कभी ये, कभी वो, कभी पुर्तगाल, कभी, लेकिन यह है कि वो जो है ना वो बाउंस बैक, वो उनमें दोबारा इस बात का, हम जिसको राइट विंग कहें या जो भी कहें, नेशनलिज्म कहें, जो भी कहें, लेकिन वही हो रहा है कि एक मिनट यार, अपनी इक़्तिदार की तरफ वापस जाओ ना, अपनी इक़्तिदार की तरफ वापस जाओ ना। ये इमिग्रेशन के लॉज और ये सारा इसीलिए सख्त हो रहे हैं कि अपनी इक़्तिदार की तरफ वापस जाओ ना, असल लौट लो। हम फ्रांस थे, हम जर्मन थे, हम ये थे, वो थे, हम ये क्या सारा मलगूबा सा बन गया, कोई EU है, कोई नेट। लेकिन नेटो जो है वो आगे उसका फ्यूचर, क्योंकि ट्रंप आने के बाद कुछ बातें जो ट्रंप ने करनी है, तो ये इतना बड़ा एक गंभीर मसला यहाँ पे खड़ा हो जाएगा जो हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इलॉन मस्क के पास गालिबा नहीं जा रही, इस पे बाद में बात करेंगे कभी, कि ये जो टेक है, इस टेक को लेने के लिए और लोग आ गए हैं ट्रंप के पास, और मस्क उस पर ठीक है। मस्क क्योंकि सारा का सारा प्रेशर मस्क के ऊपर ही आ रहा था कि भाई आप ही खुद ही सारा, फिर इसका मतलब है कि सारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आप ही देखेंगे और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी की आप ही देखेंगे, तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और ये ओपन AI और बाकी जो सारे हैं ये सब क्या बाहर झोंकेंगे वहाँ पे। तो वो उनके लिए भी अच्छा है कि वो ज़रा पीछे सिलिकॉन वैली से और बाकी जगहों से मज़ीद लोग भी आ जाएँ। ये बात मैंने बहुत पहले आपसे कही थी, मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी अब आई है सिलिकॉन वैली से, जो कि 4th या 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इससे जो पहले का रेवोल्यूशन था टेक्नोलॉजी का, वो धबरदूस हो के वो खुश नहीं है। यानी रॉकेट मार्टिन और ये सारे जो बोइंग शोइंग वाले थे ना, जो रवायती उनका एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, वो खुश नहीं है इससे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स आ गए हैं। कहाँ से आ गए हैं यार ये छोटे छोटे, बताओ। तो वो मतलब है कि वो ये आ गए, ये हमें बता रहे हैं कि अच्छा जी ऐसे AI ऐसे होती है, तो फलां टेक्नोलॉजी होती है। तो उन्होंने बड़ा जहर का घूंट पी के इनको अलाउ किया है आखिर में। अब आप ज़रा तसव्वुर करें ना
कि सिलिकॉन वैली राज करने आ रही है पेंटागन पे, तो ये पेंटागन को उनका तो पूरा सिस्टम चला आ रहा है सदियों से, तो वो भी तो स्टेटस को टूट रहा है ना कि अगर भाई टेक्नोलॉजी लेनी है, मतलब पेंटागन रिक्वेस्ट कर रहा है कि स्टारलिंक दे दो भाई, स्टारलिंक दे दो। वो कह रहा है दूंगा नहीं दूंगा मेरी मर्जी, जाऊँ आप चाइना के साथ तुम्हारी जो भी पॉलिसी है, मैंने तो गाड़ी है, मेरी तो मार्केट है। तो ये आगे जाके जो है ना, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। अब इस पूरे केओस में ना फिर वही बात, स्टेबिलिटी, इकोनॉमी, सोशल अनरेस्ट खत्म हो जाए, ये कांस्टेंट फैक्टर्स हैं आपके, ये मुस्तकिल हैं, यानी मुल्क ने मुस्तकिल ऐसे ही चलना है आगे कि आपकी इकोनॉमी भी आपने नज़र रखनी है, सिक्योरिटी भी नज़र रखनी है, सोशल अनरेस्ट पे नज़र रखनी है, आपने जो है वो फॉरेन पॉलिसी भी, और तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं चीज़ें, तो आपने उसमें संभाल के रखना अपने आप को, ठीक है ना, कि कोई ऐसी सूरत हाल ना। और मैं कह रहा हूँ ना, बड़ी बदकिस्मती कि हम आराम से एक इस वक्त जितना हमको इस वक्त एक रियासत के तौर पर संभालना था, आसपास का वाक़यात देखें। मैंने आपसे कहा ना, कल बेलारूस के सदर गए हैं, वहाँ CSTO जहाँ ये हुई है गुफ्तगू सारी, अब इसको कैसे अमेरिका लेता है या बाकी मुल्क कैसे इसको लेते हैं, ये अभी आने वाले दिनों में बहुत कुछ होना है यहाँ पर। तो लेट्स से कि अब अपने इंटरनल टर्मोइल से और ये हंगर गेम से थोड़ा सा निकल के ज़रा देखें कि क्या रीजन में क्या हो रहा है। जो कुछ पाकिस्तान में होगा आइंदा आने वाले दिनों में, इर्द गिर्द के वाक़यात और हालात उसका फ़ैसला करेंगे। अपना जुमला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस जुमले के साथ कि सिस्टम नहीं चल रहा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, लाने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरुद्वारा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।